अच्छा, तो अंग्रेजी का तलफ़्फ़ुज़ यानी प्रोनंसिएशन अक्सर एक पहेली की तरह लगता है ना? कभी कोई लफ्ज़ किसी तरह बोला जाता है, कभी किसी और तरह। लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि इसका एक खुफिया कोड है? जी हाँ, एक कोड। चलें, आज मिलकर इस कोड को तोड़ते हैं। सबसे पहला सवाल यही ज़हन में आता है कि आखिर अंग्रेज़ी का तलफ़्फ़ुज़ इतना उलझावा क्यों लगता है, ख़ास तौर पर हम लोगों के लिए जिनकी मादरी ज़ुबान उर्दू है, जहाँ हर हर्फ की अपनी एक साफ़ और सीधी आवाज़ होती है। वहाँ ये गड़बड़ क्यों है? इसकी एक बेहतरीन मिसाल हर्फ सी है। अब देखें, लफ्ज़ है सेंट, जिसमें सी की आवाज़ है स, लेकिन फिर एक और लफ्ज़ है कैंट, और यहाँ यही सी बन जाता है क। मतलब एक ही हर्फ लेकिन आवाजें बिल्कुल अलग। तो आज हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं। तो इस कोड को तोड़ने की पहली चाबी कहाँ से मिलेगी? इसका जवाब है वावल्स में। जी, वावल्स की कई अलग अलग आवाज़ें ही इस कोड का पहला बड़ा राज हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ एक हर्फ यानी ए अंग्रेजी में 6, जी हाँ 6 अलग अलग आवाजें निकाल सकता है ना हैरानी की बात? चलिए जरा इन आवाज़ों को मिसालों से समझते हैं। लफ्ज़ नेम में ए की आवाज़ है ए, लेकिन मैन में यही आवाज़ ए हो जाती है। और फिर देखें, रेयर, एग्री, फार और टॉल एक ही हर्फ है और आवाज़ें कितनी सारी। लेकिन कहानी सिर्फ वावल्स पर ख़त्म नहीं होती। ये जो मुश्किल लगने वाले कॉन्सोनेंट्स हैं ना, इनके भी अपने उसूल हैं। और मज़े की बात यह है कि इनमें भी कुछ पैटर्न्स हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो सी वाली उलझन को हल करने का एक बहुत आसान उसूल है। बस ये याद रखें, जब भी सी के फौरन बाद ई, आई या वाई आए तो ये तकरीबन हमेशा नर्म स वाली आवाज़ देगा। ये देखें, ये असूल अमली तौर पर कैसे काम करता है। सेल में सी के बाद ई है, सर्कल में सी के बाद आई है और आईसी में सी के बाद वाई है, और इन सब में सी की आवाज़ नर्म सा वाली है ना कमाल की टिप? और ऐसा सिर्फ सी के साथ नहीं होता, हर्फ जी के साथ भी कुछ ऐसा ही है। जब जी के बाद ई, आई या वाई आता है तो अक्सर इसकी आवाज़ नर्म जे वाली हो जाती है। हाँ, ये बात भी सच है कि अंग्रेजी में हर उसूल की कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं, जैसे गेट, गिव और एंगर। इनमें जी के बाद ई या आई है, लेकिन आवाज़ ग वाली है। तो इनको याद रखना भी इस सफ़र का एक ज़रूरी हिस्सा है। ठीक है, अब बारी है अंग्रेजी के सबसे दिलचस्प राज की, यानी साइलेंट लेटर्स। ये वो हुरूफ हैं जो लिखे तो जाते हैं मगर बोले नहीं जाते, और इनके भी अपने कुछ खुफिया उसूल हैं। चलें इस लफ्ज़ को देखते हैं। हम सब इसे इस्तेमाल करते हैं। लफ्ज़ है नॉलेज। हम उसे नॉलेज पढ़ते हैं, को नॉलेज नहीं। क्यों भला? क्योंकि असूल ये है कि जब भी के हर्फ एन से पहले आएगा तो वो खामोश हो जाएगा, मतलब साइलेंट हो जाएगा। एक और मिसाल देखें, प्लम्बर। यहाँ एम के बाद आने वाला बी बिल्कुल खामोश है। हम इसे प्लम्बर नहीं प्लम्बर बोलते हैं। और बिल्कुल इसी तरह लफ्ज़ डाउट में टी से पहले आने वाला बी भी साइलेंट रहता है। और आखिर में एक बहुत ही आम मिसाल है ऑनेस्ट की। यहाँ शुरू में एच लिखा तो जाता है लेकिन बोला नहीं जाता। हम इसे ऑनेस्ट पढ़ते हैं। अच्छा, तो अब जब हमने कोड के कुछ हिस्से तोड़ लिए हैं तो आइए इन सबको जोड़कर देखते हैं कि ये अमली तौर पर कैसे काम करते हैं। अब हम इन आवाज़ों से सादा से जुमले बनाएंगे। तो ये अमल बहुत सीधा है। सबसे पहले आप एक आवाज़ पर उबूर हासिल करते हैं। फिर उन आवाज़ों को मिलाकर अल्फाज बनाते हैं, जैसे जायद इज़ अ गुड बॉय। और आखिर में उन अल्फाज को जोड़कर एक सादा सा जुमला बना लेते हैं। और नतीजा क्या निकला? एक मुकम्मल और बामायनी जुमला। जायद इज़ अ गुड बॉय, यानी जैद एक अच्छा लड़का है। देखें, जो असूल हमने सीखे वो सब मिलकर कितनी आसानी से एक मुकम्मल बात बना देते हैं। तो आज का सबसे बड़ा सबक क्या है? वो ये कि अंग्रेज़ी तलफ़्फ़ुज़ बेतरतीब नहीं है। ये उसूलों और पैटर्न्स का एक निज़ाम है। ये कोई अफरा तफरी नहीं, बल्कि एक कोड है जिसे समझा जा सकता है। तो अब जब आवाज़ों में छुपे पैटर्न्स कुछ वाज़े हो गए हैं, तो सोचने की बात ये है कि अंग्रेज़ी ज़ुबान में अभी और कौन-कौन से कोड्स हैं जो बस तोड़े जाने का इंतज़ार कर रहे हैं।